देखो, अगर आपको सच में 2027 के बिहार बोर्ड एग्जाम में ज्योग्राफिक में भूगोल में 90% से ऊपर अंक लाना है तो भूल के भी एक भी क्वेश्चन को गलती से स्किप मत करना। मेरा कहने का मतलब है वीडियो में दिखाए गए सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। ये देखो, ये जितने भी क्वेश्चन आप सभी देख रहे हो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है आप सभी एक भी क्वेश्चन को गलती से भी स्किप मत करना मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2027 में भी चांस है कि आपको पूछ सकता है, ठीक है। अगर आप सच में सीरियस हो कि मेरे को अपने दोस्तों से ज़्यादा अंक लाना है भूगोल में खास करके, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, ठीक है। आप सभी पोस्टर पर यानी कि थंबनेल पे वहाँ पर देखे होंगे कौन बनेगा विजेता, ठीक है। मान लो मैं आप सभी को आज की क्लास में 40 क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। मान लो आज की क्लास में मैं आपको 40 क्वेश्चन दिखाऊंगा। अगर आपने 35 क्वेश्चन सही कर लिया, ठीक है, अगर आपने 35 क्वेश्चन सही कर लिया तो मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट दूंगा, ठीक है। गिफ्ट क्या रहेगा, कैसे मिलेगा, इन सब चीज़ का प्रोसेस मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। आगे बातचीत हम सभी बहुत सारा बातचीत करेंगे, आप सभी शुरू से लेकर के वीडियो को पूरा देखना। और एक गलती आप सभी करते हो कि वीडियो को भगा भगा के देखते हो, ठीक है। मैं जहाँ पर कुछ भी समझाने की कोशिश करता हूँ, मैंने देखा है, ठीक है, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे को जहाँ पर टीचर समझाते हैं वहाँ पर बच्चे वीडियो को भगा देते हैं। ये गलती आप सभी आज से ही बंद कर दो, ठीक है। चलिए देखते हैं पहले सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। कहाँ गया सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ देखो। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन, ध्यान से देखना आप सभी। नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगर आपको मालूम है तो बताइए, ठीक है। आप सभी को 35 क्वेश्चन सही करना है, शायद आप सभी को मालूम होगा, ठीक है। आपको 40 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन सही करना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए देखिए, ये एक रिकॉर्डिंग क्लास है, लाइव क्लास तो है नहीं कि मैं आप सभी का कमेंट पढ़ पाऊँ, ठीक है। आप सभी एकदम ईमानदारी पूर्वक बता देना वीडियो के लास्ट में कमेंट करके कि सर मेरा 40 क्वेश्चन में इतना क्वेश्चन सही हुआ था। जितना भी क्वेश्चन सही हो आप सभी कमेंट कर देना वीडियो के लास्ट में, है ना। आप सभी समझ गए होंगे। नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको याद रखना है ग्रिफिथ टेलर ने किया था, ठीक है। शायद आप सभी को एक बात मालूम होगा, नवनिश्चयवाद को और किस नाम से जाना जाता है, मालूम है आपको? बताइए, अगर आपको मालूम है तो बता सकते हो। नवनिश्चयवाद को और किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करो, मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। बताइए। रुको और जाओ, ठीक है, रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नवनिश्चयवाद को और किस नाम से जाना जाता है? रुको और जाओ निश्चयवाद भी इनको कहा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन पूछ दे आप सभी को, वीडियो को भगा भगा के मत देखो मेरे भाई, ठीक है। रुको और जाओ संकल्पना का प्रतिपादन, ठीक है, रुको और जाओ, समझे आप सभी। रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? फिर से सुनो, रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन एक ही है, इसका राइट आंसर भी एक ही होगा, ठीक है। ग्रिफिथ टेलर। कब किया था नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन? ग्रिफिथ टेलर ने कब किया था? आपको याद रखना है 1920 में, यह भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए 2 नंबर में देखते हैं क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। चलिए, जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का क्लास। 2 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र माना जाता है? ठीक है, और कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। इसलिए बोलता हूं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। हड़बड़ी में जाकर के टिक मार देते हो, अरे सर मेरा सभी सर क्वेश्चन सही हो गया था, ठीक है, ये गलती आज से आप सभी बंद कर दो, ठीक है। एग्जाम में आपको एकदम आराम आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, आराम आराम से मार्कशीट को रंगना है, ठीक है। अगर आप सभी इन पर डिटेल वीडियो चाहते हो आगे हम सभी देखेंगे, ठीक है, ये सभी छोड़ दो, कैसे कॉपी में लिखना है, कैसे मार्कशीट को रंगना है, इन सब पर आगे वीडियो देखा जाएगा, ठीक है। अभी एग्जाम में लगभग हम सभी के पास 6-7 महीने का समय बचा हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र माना जाता है? दक्षिण पूर्वी एशिया, या फिर उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, या फिर उत्तर पश्चिमी यूरोप। बताइए इन चारों में सही आंसर क्या हो सकता है? बताइए, अगर आपको मालूम है तो बताइए मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए 2 का सही जवाब क्या होगा, ठीक है। भले ही वीडियो का लेंथ 35 मिनट का हो जाए, 30 मिनट का हो जाए, 1 घंटा का हो जाए, लेकिन सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और याद करके जाना है क्लास में, ठीक है। चलिए तो देखो, बहुत बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र माना जाता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया।
एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये एकदम सही आंसर है, आपको याद रखना है, एग्जाम में भी आपको यही इसी में टिक मारना है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, चलिए 3 नंबर में, सुएज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है, बताइए। सुएज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? लाल सागर को, सॉरी, काला सागर को लाल सागर से, या फिर लाल सागर को भूमध्य सागर से, या फिर अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से, या फिर भूमध्य सागर को काला सागर से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो 3 का सही जवाब है लाल सागर को भूमध्य सागर से। ठीक है, अगर लाइव क्लास रहता तो मैं आप सभी का कमेंट पढ़ पाता। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं डिजिटल बोर्ड खरीदूं। ठीक है, अगर आप सभी ये कमेंट करोगे कि सर लैपटॉप के जरिए आप लाइव क्लास आइए, तो मैं कुछ डिसाइड करूंगा। ठीक है, आप सभी कमेंट करके देखो क्या हो सकता है। चलिए, क्वेश्चन था सुएज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को। ठीक है, मैंने आप सभी को एक बात, ठीक है, मैं आप सभी को एक बात बताना भूल गया था कि 90% मार्क्स कैसे लाया जा सकता है। इनका भी प्रोसेस मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, एकदम छोटा सा टिप्स है, लेकिन बहुत ही भारी मुश्किल मतलब रास्ता है। ठीक है, आपको जाना पड़ेगा। अगर आप 90% मार्क्स लाना कोई बड़ी चीज नहीं है और कोई आसान भी चीज नहीं है। ठीक है, मेहनत करोगे तो 100% आएगा। ठीक है, चलिए देखो, कोई भी टीचर आपको रास्ता दिखाएगा, आपको खुद जाना पड़ेगा ना मेरे भाई। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, याद तो आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, 4 नंबर में, स्लेम इस्पात उद्योग भारत के किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है। स्लेम इस्पात उद्योग भारत के कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 5 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल रोपण फसल का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी एक फसल जो है वो एक रोपण फसल नहीं है? ठीक है, कॉफी होगा, गन्ना होगा, रबर होगा, या फिर गेहूं होगा, बताइए। 5 का सही आंसर क्या होगा? देखो, गेहूं जो है एक रोपण फसल नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी, निम्नलिखित में कौन एक फसल रोपण फसल नहीं है? तो गेहूं रोपण फसल नहीं है। ठीक है, 6 नंबर में, भारत में जनगणना नियमित रूप से कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? ठीक है, भारत में जनगणना अभी आप सभी को मालूम होगा, इधर फिलहाल में ही 1 डेढ़ महीना के अंदर पहले ही जनगणना हुआ था हम सभी का। ठीक है, भारत में जनगणना 10 वर्ष के बाद होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रत्येक वर्ष नहीं, सॉरी, भारत में 10 वर्ष के बाद जनगणना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जनगणना में होता क्या है? एक बच्चे ने कमेंट करके शायद इनसे पिछले वाले क्लास में पूछा था कि सर जनगणना का मतलब क्या होता है। देखो, जनगणना में क्या होता है, सरकार को ये पता लगनी चाहिए कि हमारे भारत देश में कौन से पीढ़ी, यानी कि कौन से गांव, कौन से शहर, कौन से राज्य क्या कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ के लोग क्या काम कर रहे हैं, उसके पास क्या रोजगार है, उसके घर में क्या क्या है, उसके घर में कितने भाई बहन है, कितने के शादी हो चुके हैं, ये सब कुछ जनगणना के माध्यम से जानकारी लेता है। ठीक है, चलिए, याद हो गया आप सभी को, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। 7 नंबर में, निम्नलिखित में कौन एक प्रतिकर्ष कारक है? निम्नलिखित में कौन एक प्रतिकर्ष कारक है, बताइए। प्रतिकर्ष कारक बहुत ही सिंपल है, बेरोजगारी और महामारियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा और प्रमुख तृतीय क्रियाकलाप कौन सा माना जाता है? देखो, अभी तक मैंने जितना भी 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए ज्योग्राफी का क्लास लेकर आया है, 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए भूगोल का मैंने जितना भी क्लास लेके आया है, ठीक है, अगर आप सभी इनसे पिछले वाले क्लास को नहीं देखे हो तो देख लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सभी वीडियो में VVI क्वेश्चन ही दिखाया गया है। ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। देखो, अभी सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप क्या बन गया है मालूम है? पर्यटन, घूमना फिरना। ठीक है, आजकल के लोगों को घूमना फिरना ज्यादा पसंद है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा और प्रमुख तृतीय क्रियाकलाप कौन सा माना जाता है? तो पर्यटन। ठीक है, भूल के भी आपसे भी गलती से भी किसी और ऑप्शन में टिक मत मारना। ठीक है, पर्यटन में ही आपको टिक मारना, अगर पूछे तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, यानी कि 9 नंबर में, रूड कोयला क्षेत्र दुनिया के किस देश में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी क्वेश्चन बैंक का नाम सुने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन बैंक एक बार खोल के देखना, ये सभी क्वेश्चन कितने बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, रूर कोयला क्षेत्र दुनिया के कौन से देश में है? फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, ब्रिटेन, बताइए। 9 का सही आंसर है मेरे भाई, मालूम है, कमेंट कर दिए आप सभी, जर्मनी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। एकदम ईमानदारी पूर्वक आपको वीडियो के लास्ट में बताना है कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ था 40 क्वेश्चन में। फूलों की व्यावसायिक कृषि को भूगोल में क्या कहा जाता है? फूलों की व्यावसायिक कृषि को फ्लोरिकल्चर या फिर पुष्पोत्पादन। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। फ्लोरिकल्चर भी ऑप्शन में आपको एग्जाम में सिर्फ दिखाई देगा, या फिर पुष्पोत्पादन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर है। फूलों की व्यावसायिक कृषि को भूगोल में कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। ठीक है, 11 नंबर में, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक दर्ज दी गई है?
यानी कि इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक का दर्जा दिया गया है? अफ्रीका में, एशिया में, दक्षिण अमेरिका में या फिर यूरोप में? देखो 11 का सही आंसर है अफ्रीका में, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है। अमेरिका अलग होता है, अफ्रीका अलग होता है, ध्यान रखिएगा। 12 नंबर में पनामा नहर निम्नलिखित में से किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पनामा नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? आपको याद रखना है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है। पनामा नहर निम्नलिखित में से किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? आपको याद हो गया, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, है ना। 13 नंबर में भारत की सबसे लंबी मुख्य नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी होगा सही आंसर, ठीक है। 14 नंबर में उदयपुर नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? उदयपुर नगर गुजरात में होगा या फिर पंजाब में या फिर हरियाणा में या फिर राजस्थान में? बताइए। आपसे भी मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ। चलिए अगर लाइव क्लास होता तो काफ़ी मजा आता हम सभी को, ठीक है, क्योंकि मैं आप सभी का लाइव कमेंट पढ़ पाता कि आप सभी का क्या निर्णय हो रहा है। उदयपुर नगर भारत के किस राज्य में है? तो यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। उदयपुर नगर भारत के कौन से राज्य में है? राजस्थान में है, ठीक है। 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर में निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का मुख्य उपागम नहीं माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का मुख्य उपागम नहीं माना जाता है? बताइए। 15 का सही आंसर है मात्रात्मक क्रांति, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का मुख्य उपागम नहीं माना जाता है? मात्रात्मक क्रांति, ठीक है। 16 नंबर में देखिएगा, भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है। क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो राज्य सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन करता है? बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर असम? तो 16 का सही आंसर है पश्चिम बंगाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर में रबर मुख्य रूप से किस प्रकार की कृषि की मुख्य उपज है? रबर किस प्रकार की उपज है? आप सभी ऐसे समझ सकते हो, रबर मुख्य रूप से किस प्रकार की कृषि की उपज है? रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, प्रारंभिक अस्थायी कृषि या फिर मिश्रित कृषि? तो 17 का सही आंसर है रोपण कृषि, ठीक है। 17 का सही आंसर क्या होगा? रोपण कृषि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। रबर मुख्य रूप से किस प्रकार की कृषि की मुख्य उपज है? रोपण कृषि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी क्या है। देखिए 18 नंबर में क्या है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस श्रेणी का शहर माना जाता है? ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस श्रेणी का शहर माना जाता है? औद्योगिक शहर, पर्यटन शहर, खनन शहर या फिर परिवहन शहर? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मालूम है तो बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरा काम है आपको बताना, ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस श्रेणी का शहर माना जाएगा? औद्योगिक शहर होगा या फिर पर्यटन होगा? ठीक है, बताइए। औद्योगिक मतलब क्या हो जाएगा? मतलब जहाँ पर रोजगार किसी व्यक्ति को मिल सकता है, बड़े बड़े कारखाना हो, ठीक है। पर्यटन मतलब जहाँ पर घूमने फिरने का जगह हो, ठीक है, वही हुआ। भिलाई इस्पात संयंत्र किस श्रेणी का शहर माना जाता है? तो 18 का सही जवाब है औद्योगिक शहर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है। यानी कि यहाँ पर रोजगार का बहुत अच्छा सुविधा है। 19 नंबर में हुगली औद्योगिक प्रदेश का मुख्य आर्थिक और भौगोलिक केंद्र कहाँ पर है? हुगली औद्योगिक प्रदेश का मुख्य आर्थिक और भौगोलिक केंद्र कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है कोलकाता से हावड़ा के बीच। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 20 नंबर में अम्लीय वर्षा, जिसे हम सभी देखो एसिड, आप सभी फिल्म में मूवी में देखे होंगे, एसिड नाम सुने होंगे कभी ना कभी, ठीक है। उसको हिंदी में अम्लीय बोला जाता है, ठीक है। अम्लीय वर्षा का सबसे मुख्य और प्राथमिक कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय वर्षा का सबसे प्रारंभिक कारण होता है वायु प्रदूषण, ठीक है। और वायु प्रदूषण कैसे होता है तो आपको अच्छे से मालूम है। निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य फसल का सही उदाहरण है? खाद्य फसल निम्नलिखित में कौन सा है? चाय, गन्ना, कॉफी या फिर मक्का? सिंपल सा यार, 21 का डी होगा मक्का, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। समय समय पर इन पर उड़िया सब कुछ दिया जाता है। विजयनगर इस्पात केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित है? विजयनगर इस्पात केंद्र जो है वो भारत के कौन से राज्य में है? कर्नाटक में है, केरल में, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? तो 22 का सही आंसर है कर्नाटक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 23 नंबर में जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा महानगरीय शहर कौन सा है? जब 2011 में जनगणना हुई थी तो उस समय भारत का सबसे बड़ा महानगरीय शहर कौन सा था? कौन सा था बताइए? मुंबई था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा राइट आंसर, मुंबई, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला, बोकारो इस्पात केंद्र
किस देश के आर्थिक और तकनीक सहयोग से बनाया गया था? बोकारो इस्पात केंद्र किस देश के आर्थिक और तकनीकी सहयोग से बनाया गया था? तो रूस, सोवियत संघ भी बोला जाता है, ठीक है, जिसका नया नाम रूस है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर है। 25 नंबर में, भारत में कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? भारत में कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएंगे, ठीक है। अब आप सभी पहले मेरे को ये बताओ, अभी तक हम सभी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 नंबर तक देख चुके हैं, ठीक है। कितने बच्चे का एक 25 नंबर में लगभग 25 क्वेश्चन सही हुआ। 25 में 25 किसका किसका सही हुआ, अपना नाम कमेंट करना, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। और बगल में लिख देना कि मेरा 25 सही हुआ था, ठीक है। और 20 किनका किनका सही हुआ ये भी कमेंट करना आप सभी, ठीक है। ईमानदारी पूर्वक कमेंट करना है, ऐसा नहीं कि चीटिंग करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी 26 नंबर में। मैं आप सभी को अब बता देता हूँ कि आपको गिफ्ट कैसे मिलेगा और गिफ्ट क्या मिलने वाला है, ठीक है। देखो, अगर आपका 40 क्वेश्चन में अगर आपका 35 क्वेश्चन सही हो जाएगा तो आपको वीडियो के लास्ट में ये बताया जाएगा कि गिफ्ट आपको मिलेगा कैसे, ठीक है। अब मिलेगा क्या ये यहाँ पर बता देता हूँ, और कैसे मिलेगा इनका प्रोसेस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। देखो, गिफ्ट क्या मिलेगा, आपको 50 रुपया ऑनलाइन पे कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको कुछ अच्छा चीज़ खरीद लेना है जिनसे आप सभी का पढ़ाई में मन और मतलब इंक्रीज हो, ठीक है। फालतू चीज़ में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको 50 रुपया ऑनलाइन पे किया जाएगा, आपको एकदम वीडियो के लास्ट में बने रहना है, ठीक है। आपको कैसे मिलेगा इनका प्रोसेस वीडियो के आगे में ही आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। लेकिन एकदम ईमानदारी पूर्वक आपको कमेंट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि चीटिंग करके आप 50 रुपया पा लेना और जाकर के मस्ती करना, ठीक है। ऐसा मत करना, मेरा 50 रुपया जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, आइए, आप सभी खुद समझदार हैं। अंकलेश्वर खनिज तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? अंकलेश्वर खनिज तेल क्षेत्र जो है वो भारत के कौन से राज्य में है? असम में, गुजरात, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? तो देखो, 26 का सही जवाब है गुजरात में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 27 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन एक कार्य चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? ये जो 4 गो ऑप्शन है, विनिर्माण, विश्वविद्यालय अध्यापन, मछली पकड़ना, घरेलू काम, ठीक है। घरेलू काम मतलब जो घर में काम किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन एक चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा, ठीक है? विश्वविद्यालयी अध्यापन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर है, याद रखिएगा, सिंपल सा है, बहुत बार पूछा जा चुका है। 28 नंबर में, बिग इंच पाइपलाइन के माध्यम से मुख्य रूप से क्या प्रभावित किया जाता है? इन ऑप्शन को देख के बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किन में टिक मारा जाए जिनसे हम सभी का प्रॉपर नंबर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूंगा किन में आपको टिक मारना है जिनसे आप सभी का 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। शुद्ध जल में भूल के भी टिक मत मारना, दूध में भी भूल के भी टिक मत मारना, तरल पेट्रोलियम गैस, इसको भी भूल के भी टिक मत मारना। पेट्रोलियम मतलब होता है जैसे कच्चा तेल, ठीक है। कच्चा तेल बिग इंच पाइपलाइन के माध्यम से एक जगह से प्रभावित किया जाता है, ठीक है, दूसरे जगह। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम में ही आपको टिक मारना है, ठीक है। अगर पेट्रोलियम की जगह पर कच्चा तेल ऑप्शन दिखाई दे तो कच्चा तेल में टिक मार देना, ठीक है। चलिए, मानव विकास सूचकांक, जिसे हम इंग्लिश में शॉर्ट में HDI के नाम से जानते हैं, ठीक है, में भारत का कौन सा राज्य हमेशा शीर्ष लिखा हुआ है, ठीक है, शीर्ष पर रहता है, यानी कि सबसे ऊपर रहता है। मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य हमेशा सबसे ऊपर रहता है? तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा या फिर केरल? तो 29 का सही जवाब हो जाएगा केरल, ठीक है, केरल, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर में, सिंदरी भारत में किस प्रमुख उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? सिंदरी, कितना सिंपल है यार, सिंदरी भारत में किस प्रमुख उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? बताइए, ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन को और बताओ, अगर आपको जानकारी है तो बता देना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अबरक उद्योग होगा, ठीक है, अबरक उद्योग, याद रखिएगा आप सभी। 31 नंबर में, वर्तमान समय में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ठीक है, देखो इधर लगभग 1 साल पहले तो चीन था, ठीक है, चाइना जिसे हम भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन चीन को पीछे ढकेल दिया किसने? भारत ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। याद रखना, अगर मान लो 2027 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे तो आपको भारत में ही टिक मारना है, ठीक है। चीन था लेकिन इनसे पहले था, अब भारत आ गया है, ठीक है। वर्तमान में यानी कि 2026 में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो भारत है, ठीक है। 32 नंबर में, शुष्क कृषि जिसे हम सभी इंग्लिश में ड्राई फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है, शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं बोई जा सकती है? बताइए, ऑप्शन को देखो और बताओ मेरे को। शुष्क कृषि में अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन यानी कि ज्योग्राफिक पर वीडियो बनाया है, सभी वीडियो में इस क्वेश्चन को बताया गया है, ठीक है। शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो गन्ना को नहीं बोई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा सही आंसर, ठीक है। और शुष्क कृषि का मतलब आपसे भी अच्छे से जानते हैं, ठीक है, सिंपल सा है। 33 नंबर में, भारत में आधुनिक वायु परिवहन की शुरुआत सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी?
हमारे भारत देश में जो प्लेन पे लोग बैठा जाता है, प्लेन पर, हवाई जहाज पर, उनकी शुरुआत कब हुई थी? 1911 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है 33 का। 40 क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आप सभी को। उत्तर दक्षिण गलियार किन दो छोरों को आपस में जोड़ता है? ठीक है, छोर यानी कि किन दो महासागरों को आपस में जोड़ता है, ऐसे समझ सकते हो आप सभी। उत्तर दक्षिण गलियार किन दो महासागरों को आपस में जोड़ता है? तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। ठीक है, 35 नंबर में रेटेजल के अनुसार मानव भूगोल की सबसे प्रामाणिक परिभाषा क्या है? रेटेजल के अनुसार मानव भूगोल की सबसे प्रामाणिक भाषा क्या हो सकती है? मानव समाज और धरातल के बीच संबंध का संश्लेषित अध्ययन करे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन कम पूछता है लेकिन याद कर लेना फिर भी। 36 नंबर में निम्नलिखित में से कौन एक खनिज लोह की श्रेणी में नहीं आता है? ठीक है, देखो इनमें कौन सा एक खनिज है जो लोह अयस्क के श्रेणी में नहीं आएगा? ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इनमें इनमें देखो, यहाँ पे देखो, मैग्नेटाइट, एंथ्रासाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट। ठीक है, इनमें एक कोयला प्रकार का नाम है। ठीक है, कोयला के प्रकार का नाम है जिनको आपको छांट के अलग करना है। ठीक है, देखो निम्नलिखित में कौन एक खनिज लोह अयस्क के श्रेणी में नहीं आता है? ठीक है, तो देखो, तो 36 का सही आंसर होगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला का एक प्रकार है, बहुत ही प्रमुख प्रकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर है। ये सभी बाद बाकी क्या है, ये खनिज लो अयस्क के एक श्रेणी में आते हैं। ठीक है, खनिज लो अयस्क के श्रेणी में आते हैं ये सभी, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट। ठीक है, जबकि एंथ्रासाइट एक लो अयस्क का प्रमुख प्रकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 37 नंबर में हम सभी बहुत ही करीब हैं 40 नंबर के। ठीक है, विश्व के किस देश में रेल मार्ग के जाल का घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है? पूरे देश में, ठीक है, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में रेल मार्ग का जाल का सबसे ज्यादा आपको कहाँ देखने के लिए मिल सकता है? पटरी जिसे हम सभी बोलते हैं, सबसे ज्यादा आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? ठीक है, सबसे ज्यादा घनत्व उनका कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, चीन में टिक मारते हैं, ये गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, चीन में तो बहुत कम से कम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा सही आंसर। 38 नंबर में डिगबोई तेल शोधक क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? डिगबोई तेल शोधक जो है वो भारत के कौन से राज्य में है? तो 38 का सही आंसर है असम में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 39, भारत का सिलिकॉन शहर, जिसे हम सभी सिलिकॉन सिटी इंग्लिश में कहते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक राजधानी भी बोल सकते हो। ठीक है, राजधानी किसे कहा जाता है? ठीक है, यहाँ देखो मेरे ऊपर एक भाई क्या आ चुका है। भारत का सिलिकॉन शहर, जिसे हम सभी सिलिकॉन सिटी भी बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक राजधानी भी बोल सकते हो, वो किसे कहा जाता है? हैदराबाद को, पुणे को, चेन्नई या फिर बेंगलोर? तो देखो 39 का सही आंसर है बेंगलोर को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे भी जाते हैं। ठीक है, 40 नंबर में और सबसे लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक प्राचीन सांस्कृतिक नगर का उदाहरण है? ठीक है, अब आप सभी क्वेश्चन को पढ़ो और ऑप्शन को देखो और आप सभी मेरे को कमेंट करो सबसे पहले कि 40 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, यहाँ पर लगभग लंबा बातचीत चलेगा, वीडियो को भगाना मत, वीडियो को स्किप मत करना। बताइए, तब तक आप सभी मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ दूसरा। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ। आप सभी बता दिए कमेंट करके इस क्वेश्चन का सही आंसर। निम्नलिखित में कौन एक प्राचीन सांस्कृतिक नगर का एक उदाहरण था? जेरूसलम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए लिखा है हो सबका सही है। देखो, मैंने आप सभी को बताया था कि कैसे आप 90% मार्क्स ला सकते हो भूगोल में। जरा आप सभी ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखो 2027 आने में लगभग अभी छठा महीना चल रहा है, 6वां महीना चल रहा है, और 6 महीना हम सभी के पास, ठीक है, 6-7 महीना हम सभी के पास समय। ठीक है, इसे समझो ना, 6-7 महीना मान लो। ठीक है, वैसे तो 8 महीना का समय है। ठीक है, 6-7 महीना मान लो। 6-7 महीने में ज्योग्राफिक का मैं जितना भी क्लास लेके आऊँगा, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हो। ठीक है, मैं ज्योग्राफिक का जितना भी क्लास लेके आऊँगा, चाहे ऑब्जेक्टिव का हो चाहे सब्जेक्टिव का हो। ठीक है, ज्योग्राफिक में आपको क्या पूछेगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम आते तक ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा दूंगा जिनसे आप सभी का 90% मार्क्स लाना तय है, फिक्स है। समझ गए? लेकिन उनमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। अगर आप सभी कमेंट करके बताओगे कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर वीडियो चाहिए, तो आप सभी तब हो सकता है कि मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊं। ठीक है, नहीं तो आपको केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही दिखा पाऊंगा मैं। ठीक है, आपको कमेंट करना पड़ेगा कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं तो मैं छोड़ भी दूंगा, है ना? आप सभी समझदार है। और जितना भी क्लास लेके आऊंगा सभी क्लास में दिखाए गए, ठीक है, क्लास में दिखाए गए सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद ही आप सभी 90% मार्क्स ला सकते हो। मैंने आपको बताया था रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको
चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको 90% लाना है तो आपको चलना ही पड़ेगा उस रास्ते पर। ठीक है, वैसे तो 70, 65, 80 सब ला लेते हैं। ठीक है, 90% लाना तो ऊपर का खेल है। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप गिफ्ट पा पाओगे। ठीक है, आपसे भी कमेंट कर दिए कि 40 क्वेश्चन में आपका 35 क्वेश्चन सही हुआ। अगर आपका 35 क्वेश्चन सही हुआ तो अच्छी बात है, मेरे तरफ से वेरी गुड भी बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, वेरी गुड। जिनका मान लो 40 में 40 क्वेश्चन सही हुआ, उनको क्या किया जाए, उनको उनको भी उतना ही रुपया पे किया जाएगा, 50 रुपया ही पे किया जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको गिफ्ट कैसे मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, वहाँ पर आप सभी को इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा। इंस्टाग्राम पर जाकर के सबसे पहले आप सभी फॉलो कर लेना। ठीक है, फॉलो करने के बाद आप सभी कमेंट कर देना कि सर मेरा 40 में इतना क्वेश्चन सही हुआ था। ठीक है, अगर आपने कमेंट कर दिया, फॉलो किए हुए रहोगे तो आपको ऑनलाइन पे कर दिया जाएगा। बस आप सभी अपना स्कैनर सेंड कर देना मेरे को, ऑटोमेटिक आपको पैसा भेज दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आपसे मेरे को ये बताओ कि आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। जो बच्चे ज्योग्राफी रखे हैं उनके पास क्लास को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको 2027 के बोर्ड एग्जाम में टारगेट है आपका 90% मार्क्स तो। ठीक है, फिलहाल के लिए हम सभी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।